पिछले क्लास में हमने सत्ता के विभाजन के बारे में चर्चा की, जिसमें हमने तीनों सूचियों के बारे में जाना। क्या था संघ सूची के प्रमुख विषय कौन कौन से हैं, संघ सूची के विषयों पर कौन कानून बनाने का अधिकार रखता है, राज्य सूची के विषयों पर कौन कानून बना सकता है, के समवर्ती सूची के विषयों पर कौन कानून बना सकता है, इसके बारे में हमने चर्चा करी थी। आज का जो टॉपिक हमने चुना है वो है आपके भारत में संघीय शासन व्यवस्था का बदलता हुआ स्वरूप। भारत के संघीय मानचित्र में समय दर समय, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात समय दर समय जो परिवर्तन आते रहे। पहले कितने राज्य थे, देसी रियासत थे, ब्रिटिश राज्य के प्रांत थे, उनको स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कैसे भारत में मिलाया गया, इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। किस तरह से भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन प्रारंभ हुआ, उसके इतिहास की चर्चा करें। इसका इंडियन पॉलिटी में, भारतीय राज व्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण योगदान है और इसकी कई प्रक्रियाएं हैं। भारत के संघीय मानचित्र में परिवर्तन की कई प्रक्रियाएं हैं। कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं? मुख्य प्रक्रिया हम देख लें। देसी राज्यों का एकीकरण। पहली प्रक्रिया क्या थी? देसी राज्यों का एकीकरण। और है राज्यों का पुनर्गठन, भाषा के आधार पर राजनीतिक एकीकरण। भाषा के आधार पर राजनीतिक एकीकरण और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के अनुरूप, क्षेत्रीय आकांक्षाओं के अनुरूप, इच्छाओं के अनुसार नए राज्यों का निर्माण। इन चार प्रक्रियाओं द्वारा जो समय समय पर लागू किए गए, समय समय पर उपयोग में लाए गए, किस लिए? भारत के संघीय मानचित्र में बदलाव लाने के लिए। लोगों की मांग उठी, लोगों की इच्छाओं के अनुरूप कई प्रकार के राज्यों का गठन किया गया। किस तरह से, हम इसकी चर्चा इस विषय में करेंगे, इस टॉपिक पर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं आपके देसी राज्यों के एकीकरण की ओर। आपको पता होना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था। हमारे क्रांतिकारियों, हमारे
आंदोलनकारियों के अथक प्रयास के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले पाकिस्तान तो था नहीं, हमारे देश में देसी रियासतों की संख्या 565 थी। देशी रियासतों की संख्या 565 थी, जिनमें से 552 भारतीय सीमा के अंतर्गत थे। जब बंटवारा हुआ तो 565 में 552 जो थे वो भारतीय सीमा में थे। फिर भी इनको जब अंग्रेज छोड़ के जा रहे थे तो एक ऑफर कह सकते हैं, इनको कहा गया कि या तो आप पाकिस्तान का अंग बने या आप भारत का अंग बने या फिर स्वतंत्र रहे। एक ऑफर प्रदान किया गया, एक ऑफर दिया गया। तो इनके एकीकरण में, इनको भारत में सम्मिलित करने में हमारे एकीकरण के मसीहा कह सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोदी जी ने उनकी मूर्ति बनवाई नर्मदा के तट पर, बड़ोदरा से 5 किलोमीटर की दूरी, और उस प्रतिमा का नाम दिया गया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकीकरण की प्रतिमा, एकता की प्रतिमा। क्यों? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा था इन देसी रियासतों को भारत में मिलाने में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप लोग इसको नोट करते चलेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वीपी मेनन साहब थे। इन सबों के अथक प्रयास से देसी रियासतों को मिलाने का प्रयास, भारत में मिलाने का प्रयास, भारत को एकीकृत करने का प्रयास प्रारंभ हुआ। इनमें से इन 552 जो थे उनमें से 549 राज्यों ने स्वेच्छापूर्वक भारत में शामिल होने की बात कही, जबकि 3 कौन कौन? हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। कौन कौन? हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में इन्हें भारत में मिलाया गया, उसकी प्रक्रिया अलग थी। हैदराबाद को मिलाया गया पुलिस कार्रवाई के माध्यम से, पुलिस कार्रवाई के माध्यम से। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से, जनता का ही वहां मत था कि हम भारत में ही रहें, तो जनमत संग्रह के माध्यम से। और कश्मीर, जब कश्मीर पर पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया था 1948 के समय, पाकिस्तानी सेना जो थी श्रीनगर के
पास पहुंच चुकी थी, तब जाकर के वहां के महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ एक समझौता किया और विलय पत्र के माध्यम से, विलय पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से कश्मीर भारत का अंग बना। फिर से हैदराबाद पुलिस कार्रवाई के माध्यम से, जूनागढ़ जनमत संग्रह के माध्यम से और कश्मीर विलय पत्र के माध्यम से भारत में बाद में मिलाया गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बात थी देसी रियासतों की क्या संख्या थी, देसी रियासत भारत में कैसे मिले। जब संविधान बना, कब? 1950 ईस्वी में। कब? 1950, 1950 ईस्वी। 1950 में जब संविधान बना तो भारतीय संघ के राज्यों को 4 भागों में बांटा गया। भारतीय संघ कितने राज्यों में बांटा गया? भारतीय संघ के राज्य कितने भाग में बांटे गए? 4 भाग में बांटे गए। कहीं कहीं आबा सदा के नाम से जाना जाता है और कहीं कहीं काखा गाघा के नाम से जाना जाता है। आ, ब, स और द, या फिर क, ख, ग, घ। आ समूह में वैसे राज्य जहां ब्रिटिश भारत के राज्य थे, यानी कि जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था, वैसे राज्य जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का राज्य था, ऐसे राज्यों में प्रमुख है, ध्यान से आप लोग रखेंगे, ऐसे 9 राज्य थे। असम, बिहार, असम, बिहार, नोट करना कोई जरूरी नहीं है, आप ध्यान में रखिएगा कि 1950 में जब संविधान बना तो भारतीय संघ को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। आ, ब, स और द, या क, ख, ग और घ। आ में वैसे राज्य जहां ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश शासन में किनका राज्य था? गवर्नर का शासन था। ऐसे राज्यों में प्रमुख हैं असम, बिहार, बंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब। मद्रास, उड़ीसा, पंजाब। जानकारी के लिए याद रखेंगे, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल। संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल। कौन कौन से राज्य थे आ श्रेणी में? आ श्रेणी में असम, बिहार, बंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल। ये सभी जो हैं आ श्रेणी के राज्य बनाए गए, जहां किनका शासन था? ब्रिटिश भारत में, ब्रिटिश शासन में गवर्नर जनरल का शासन था। दूसरी श्रेणी थी
दूसरी श्रेणी थी ब श्रेणी या ख श्रेणी, जहां राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन था, जहां विधानमंडल गठित किए गए थे ब्रिटिश शासन द्वारा और वहां का शासन संचालन किया जाता था राजा महाराजाओं के द्वारा। यानी कि वैसे राज्य जहां विधानमंडल की व्यवस्था थी, राज्य विधानमंडल, और साथ ही साथ शाही शासन था। ऐसे राज्य थे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, लिख दूं, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मैसूर, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मैसूर, मध्य भारत, मध्य भारत, पटियाला और पूर्वी पंजाब, पटियाला एवं पूर्वी पंजाब, ये एक ही राज्य में थे, एवं पूर्वी पंजाब। राजस्थान, राजस्थान, सौराष्ट्र, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, त्रावणकोर, कोचीन, त्रावणकोर और विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश। खास श्रेणी में कौन कौन से राज्य? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मैसूर, मध्य भारत, पटियाला और पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन और विंध्य प्रदेश। ये थे ब श्रेणी के राज्य या खास श्रेणी के राज्य, जो भी कह सकते हैं, जहां शाही शासन व्यवस्था थी लेकिन वहां राज्य विधानमंडल का गठन था, राज्य विधानमंडल स्थापित किए गए थे। तीसरी श्रेणी थी स श्रेणी या ग श्रेणी, जहां ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन था और साथ ही साथ कुछ भाग जो थे शाही शासन वाले थे। ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन था तथा कुछ भागों में शाही शासन भी था। स श्रेणी में कैसे राज्य थे? जहां मुख्य आयुक्त चीफ कमिश्नर का शासन था और कुछ भागों में शाही शासन भी थे। ऐसे राज्यों की संख्या 10 थी। यहां और यहां देखिए 9 है। आ में 9 राज्य, ब में 9 राज्य, लेकिन यहां 10 राज्य हैं। 10 राज्य कौन कौन से थे? अजमेर, भोपाल, इच्छा हो तो लिख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस इससे बनते नहीं हैं। हो सकता है बीपीएससी वगैरह में, बीपीएससी या पीएससी एग्जाम में अगर डीपली क्वेश्चन पूछा जाए तो हो सकता है पूछ दे कि स श्रेणी में कैसे राज्यों को समूहित किया गया था। किन उदाहरण भी पूछ सकता है कि कौन इनमें से कौन स श्रेणी के राज्य थे या ग श्रेणी के राज्य थे। तो देखा जाए कौन कौन से राज्य थे, तो अजमेर, भोपाल,
दिल्ली, अजमेर, भोपाल, दिल्ली, बिलासपुर, कूच बिहार, बिलासपुर, कूच बिहार, बिलासपुर, कूच बिहार, ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। सा श्रेणी और ग श्रेणी ये हम लोग ऊपर कर लें। सा श्रेणी में हमने क्या बताया कि वैसे राज्य जहां चीफ कमिश्नर का शासनकाल था। ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासनकाल था। साथ ही साथ कुछ जगहों पर, कुछ स्थानों पर शाही शासन भी था। ऐसे कौन कौन से राज्य? अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार और कुर्ग दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा। हिमाचल प्रदेश, कच्छ, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, कौन कौन से राज्य? अजमेर, भोपाल, फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा। ये सभी राज्य जो थे वो स श्रेणी के राज्य थे, या फिर इसको कह सकते हैं ग श्रेणी के राज्य थे। ग श्रेणी के राज्य किनको कहेंगे? जहां ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन था। कुछ हिस्से में शाही शासन व्यवस्था भी थी। अगर 10 श्रेणी की बात करें, आ ब स हो गया, और 10 श्रेणी में केवल एक राज्य था। यहां रखा गया था केवल और केवल किसको? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसको अकेले 10 श्रेणी में रखा गया था। लेकिन ये जो व्यवस्था थी ये अस्थायी व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था? अस्थायी व्यवस्था थी। समय समय पर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी। ये तो थे, जैसे कि 1950 में जब संविधान तैयार हो गया तब उसको, उन राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया। लेकिन लोगों के द्वारा, आम जनता के द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठी। मेरे ख्याल से आपको पीछे वाली चीजें समझ में आ रही होंगी।
अगर नहीं समझ में आता है तो बेहिचक पूछेंगे आप। तो भाषा के आधार पर पुनर्गठन की मांग उठी, तब खास करके दक्षिणी भाग में, भारत के दक्षिणी भागों में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठी। जब मांग आई तो सरकार का कार्य है उन मांगों पर विचार करना, और इसके लिए समिति का गठन किया जाता है, और वो समिति जांच परख करके, जांच पड़ताल करके क्या करती है, अपना रिपोर्ट सौंपती है, जिसके अनुशंसा पर, जिसके सिफारिश पर उन मांगों को या तो पूरा करने का प्रयास किया जाता है या फिर खारिज किया जाता है। तो भाषा के आधार पर जब मांग उठी, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की, तब जून 1948 में, जून 1948 में ही, 1948 में ही जब संविधान बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, संविधान तैयार हो रहा था, उसी समय ही एसके धर समिति का गठन किया गया। एसके धर समिति का गठन किया गया, और इस समिति को कहा गया भाषाई प्रांत समिति, भाषाई प्रांतीय समिति या भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की गई, जिसकी अध्यक्षता किसने की, एसके धर ने की। इस समिति की रिपोर्ट आई दिसंबर 1948 में, दिसंबर 1948 में इसकी रिपोर्ट आई, और जिसमें कहा गया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर ना हो करके प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर किया जाए। इसकी रिपोर्ट क्या कहा, इसके रिपोर्ट में कहा गया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर ना होकर, भाषा के आधार पर ना होकर किस आधार पर हो, प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर हो, प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर। कौन सी समिति, एसके धर समिति। कौन सा आयोग, भाषाई प्रांत आयोग। कब आया, कब गठित की गई थी, जून 1948 में। रिपोर्ट कब आया, दिसंबर 1948 में। रिपोर्ट में क्या कहा गया, रिपोर्ट में अनुशंसा की गई कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पे ना हो करके क्या, किस आधार पे हो, प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पे हो। जब ये रिपोर्ट आया, ये सिफारिश किया गया, तो लोगों में और विद्रोह, असंतोष फैल गया, लोग विद्रोह पर उतारू हो गए, जिसके बाद कांग्रेसी जो सरकार गठित की गई थी अस्थायी रूप से, उस सरकार ने जेवीपी समिति का गठन किया गया, दूसरे भाषाई प्रांत आयोग का गठन, समिति का गठन किया दिसंबर 1948 में ही। उसी समय तत्काल जब रिपोर्ट के आने के बाद असंतोष पनपा, असंतोष फैला, उसके पश्चात दूसरे भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया। दूसरे भाषाई प्रांत समिति का गठन हुआ
जिसमें 3 लोग थे। कौन कौन से? जेवीपी। इस समिति को हम जेवीपी समिति के भी नाम से जानते हैं। जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। वी वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। और पी, पी फॉर पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया। इन 3 लोगों की समिति गठित की गई, जिसकी रिपोर्ट आई अप्रैल 1949 में। कब? इन लोगों ने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन की बात सिरे से अस्वीकार कर दी। सीधे सीधे कहा गया कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम समानता के पक्षधर थे। भारत शुरू से ही समानता के राह पर चलने वाला देश रहा है। इसलिए जेवीपी समिति ने अपने रिपोर्ट में क्या कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। परिणाम स्वरूप विद्रोह इतनी तेज हो गई कि उसको सरकार से संभालना मुश्किल हो गया और विद्रोह की आग जो है पूरी तरह से क्या हो गई? भड़क उठी। तेलुगु भाषी क्षेत्र में एक कांग्रेसी कार्यकर्ता थे। कांग्रेसी कार्यकर्ता पोट्टी श्री रामालू। कौन? श्री पोट्टी रामालू। एक नाम याद रखिएगा, श्री पोट्टी रामालू या फिर कहिए पोट्टी श्री रामालू। इन्होंने भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन के लिए 56 दिन लगातार भूख हड़ताल की थी। 56 दिनों की भूख हड़ताल के पश्चात इनकी मौत हो जाती है। इनकी मौत हो जाती है। इनकी मौत के पश्चात 56 दिनों के भूख हड़ताल के बाद इनकी मौत हुई और मौत होने के पश्चात सरकार को भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को मानना पड़ा और तत्पश्चात 1953 ईस्वी में 1953 ईस्वी में क्या किया गया? भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना कौन? आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से भाषा के आधार पर देश का पहला राज्य गठित हुआ। कौन? आंध्र प्रदेश बना। काफी कड़ी मशक्कत के पश्चात, काफी विद्रोह के पश्चात, जिसमें
कांग्रेसी कार्यकर्ता श्री पोट्टी रामालू के 56 दिनों की भूख हड़ताल के पश्चात मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के पश्चात ही सरकार बाध्य हुई सरकार को राज्य भाषा के आधार पर गठन की मांग को मानना पड़ा, राज्यों के पुनर्गठन की मांग को मानना पड़ा, जिसके पश्चात 1953 में और भी जगहों से जब ये राज्य बनाया गया, आंध्र प्रदेश जब राज्य बनाया गया, तो और कई जगहों से भिन्न भिन्न भाषा भाषी के लोगों ने अलग राज्य के पुनर्गठन की मांग की, जिसके पड़ताल के लिए फजल अली आयोग का गठन किया गया। कौन से आयोग? फजल अली आयोग का गठन किया गया। तत्पश्चात कई राज्यों का विघटन हुआ, कुछ राज्य नए बने, कुछ राज्य टूट करके अलग अलग राज्यों में विभक्त हुए, जिसकी चर्चा हम अगले क्लास में हम कर लें। धन्यवाद।